नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसएस न्यूज़ के इस अंक में। दोस्तों, कभी-कभी ऐसा लगता है कि इस देश में सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है। एक सोच, एक विचार, एक झंडा, एक रंग, एक खाना, एक लिबास, एक किताब, एक फ़ेथ, एक रिलिजन, एक इलेक्शन, एक देश, एक डिक्टेटर। सब कुछ तो एक ही है। दूसरे की गुंजाइश ही नहीं है। एक्चुअली हमारी जो माइथोलॉजी है, वो किसी एक में विश्वास ही नहीं करती। अगर उसमें ईश्वर भी हैं, तो उसमें भी ईश्वर के अंदर विविधता है। अगर हम अपने 3 सबसे बड़े ईश्वरों को मानें, जो त्रिदेव हैं हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो वो भी 3 हैं, वो एक नहीं है वो भी। ये और बात है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पैदाइश बाद में है। अगर आप भारत का सबसे पुराना ग्रंथ पढ़ें, ऋग्वेद पढ़ें, तो ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं है। वहाँ पे इंद्र है, अग्नि है, वायु है, जल है, ये सब है उसके अंदर। लेकिन ऐसा लगता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। हमने जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी में देखा, जिस ढंग से हिटलर का उदय होता है और जो उसकी निरंकुशता बाद में सामने आती है और उसके भी सारे सपने वही थे कि जो मैंने सब कुछ एक होना चाहिए और उसको एक कौम जर्मनी के साथ और भारत के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हम पाएँगे कि वहाँ पे कम से कम एक भाषा तो है, हमारे यहाँ विविध भाषाएँ हैं। उनकी सोच संस्कृति एक है, उसका फ़ायदा उठाया लेकिन भारत विविध है, बहुत ज़्यादा विविध है। लेकिन अब वन नेशन वन डिक्टेटर ऐसा लगता है कि इतिहास को खुद को दोहराने की आदत पड़ी हुई है। जो कुछ केजरीवाल के साथ हुआ या हेमंत सोरेन के साथ हुआ या हो सकता है तेजस्वी को भी और 2-4 दिन के अंदर-अंदर कर दिया जाए तो हमें कोई हैरानी नहीं होगी। शायद ये वही रीति है जो हमने रूस के अंदर देखी है। मोदी जी इस टाइम पुतिन को फॉलो कर रहे हैं। एकमात्र उनका अपोनेंट हो सकता था जो नवल्ली था, जो चुनाव में खड़ा होना चाहता था और उसको सपोर्ट थी, तो उसको तुरंत चुनाव से पहले मरवा दिया गया था। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए ताकि कांग्रेस को मार दिया जाए। बचा-खुचा कोई और है, उसको जेल में भेज दिया जाए। ऐसा लगता है कि एक रशियन पैटर्न चल रहा है डेमोक्रेसी का। लेकिन रशिया में तो डेमोक्रेसी है नहीं, वो तो डिक्लेयर करते हैं कि हाँ, हमारी डेमोक्रेसी नहीं है, हम तो ऐसे ही हैं। आपको स्वीकार करना है करो। लेकिन हम शायद मदर ऑफ डेमोक्रेसी का अर्थ समझने में थोड़ी देरी कर बैठे कि डेमोक्रेसी तो होती है लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है? तो यहाँ हर चीज़ जो हो रही है, वो इस ढंग से हो रही है कि जिसे अभी समझ पाना कभी-कभी लगता है मुश्किल है और इनका डॉक्ट्रिन क्या है, वो भी समझ पाना मुश्किल है। लेकिन भारत की जनता की भी कमज़ोरी सामने है। यहाँ पे अगर एक भगत सिंह पैदा होता है, तो उसके साथ में लाखों भांड पैदा हो जाते हैं, जो कदमों में झुकने को तैयार हैं, जिल्ले-इलाही करने को तैयार हैं और हमारा इतिहास इससे भरा हुआ है और आज भी हम वही देख रहे हैं। मोदी इस बात को जानते हैं कि भारत की 140 करोड़ जनता चंद लोगों को छोड़कर हमेशा कहता हूँ भेड़-बकरियाँ हैं, इनको जैसे मर्ज़ी एक स्टिक से हाँक सकते हो और वो इस बात को जानता था कि 1 लाख अंग्रेजों ने 250 साल तक हिंदुस्तान पे राज किया या उससे पहले जो रूलर्स आए उन्होंने राज किया। तो हिंदुस्तान की जनता ऐसी है जो खड़ी नहीं हो सकती। कभी-कभी लगता है कि हमारी कौम में आत्मसम्मान है क्या? हमारी कौम में आत्मसम्मान नहीं है चंद लोगों को छोड़कर। एक भगत सिंह पैदा होता है, एक राजगुरु पैदा होता है, चंद लोग खड़े हो जाते हैं। अगर एक गांधी ना पैदा होता तो एक पक्की बात थी कि यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद भारत को आज़ादी भी ना मिल पाती। दरअसल कभी-कभी हमें अपने ही डीएनए पे शर्म आती है कि क्या हमारे अंदर कोई आत्मसम्मान नाम की चीज़ बची है? क्या हम फाइट कर सकते हैं? क्या हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं? और जब हम देखते हैं कि सड़क पर कुछ लोग उतर रहे हैं, बाकी लोग नहीं उतरते, तो लज्जा आती है, शर्म आती है। आज ज़रा-सी बात हो जाए तो फ्रांस के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में भीड़ लग जाती है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं। किसानों का आंदोलन हुआ यूरोप के अंदर, लोग सड़कों पर थे। आप देखिए किसानों के सामने सरकारें झुक गई। लेकिन भारत में लगता है कि कुछ चंद किसान कभी उतरे थे, बाकी तो कोई उतरने को तैयार नहीं है। वही आत्मसम्मान की कमी। वन नेशन, वन डिक्टेटर इतिहास खुद को दोहरा रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजेश ठाकुर जी, गुजरात से स्वागत है। कांग्रेस से सुजाता पॉल जी, आपका स्वागत है और बहुत कम समय के लिए जुड़े हैं आज डॉक्टर राकेश पाठक जी, सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है।
सर आप आए, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद थी कि आप शायद थोड़ी देर को जुड़ पाएँगे, लेकिन पहली टिप्पणी आपसे ले लेता हूँ, ताकि आप शायद किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, किसी को अटेंड करना था, कोई प्रोग्राम था, मैं आपको रोकूँगा नहीं। एक विस्तारित टिप्पणी आपसे चाहूँगा। बहुत शुक्रिया दिनेश सर। दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज भोपाल में। जी, उन्होंने जो कल कांग्रेस के आला कमान ने बातें कही थी कांग्रेस के बैंक खातों को लेकर, वो सब चीजें दोहराई थी। और एक बड़ी बात उन्होंने कही दिग्विजय सिंह ने, आपके पटल पर मैं साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ईवीएम में जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं वे ये समझ लें एक ना एक दिन में पकड़े जाएंगे हुँ, और उन्हें देशद्रोह के आरोप में फांसी होगी। ये बहुत ये बड़ा शब्द बयान कहे दिग्विजय सिंह, ये यही शब्द कहे, मैंने ट्वीट किया, आप देख लीजिएगा। जी, यद्यपि देशद्रोह के कानून में फांसी का प्रावधान है, लेकिन अब वो उसमें कौन सा और नियम लागू होंगे। और दिग्विजय सिंह पहले व्यक्ति नहीं है, इससे पहले मैं समझता हूँ सतपाल मलिक भी कह चुके हैं और एक कोई बड़े वकील भी कह चुके हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी अगर पकड़ी गई तो जो अधिकारी, कर्मचारी या जो भी व्यक्ति उसमें लिप्त पाया जाएगा उस पर देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है, उसे फांसी की सजा हो सकती है। हम नहीं जानते आगे चलकर क्या होगा, लेकिन बड़ा बयान है, मैंने आपसे साझा किया है। जी, जहां तक आपने वन नेशन वन डिक्टेटर की बात कही, अब इसकी कोई औपचारिक उद्घोषणा की जरूरत नहीं रही है देश में। वो जो आपातकाल था श्रीमती इंदिरा गांधी के समय का, वो बाकायदा संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के अंतर्गत था। उस पर लंबी बहस हो सकती है, किसी और अवसर पर हम करेंगे। वो कौन सी परिस्थितियां थी जब जयप्रकाश नारायण देश की देश की सेनाओं से और यूनिफॉर्म फोर्सेस से बगावत का आह्वान कर रहे थे। जेपी कह रहे थे कि सरकार के किसी भी आदेश का पालन न करें, और कई कारण हैं। स्वाभाविक है, अगर आप देश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ विद्रोह का आह्वान करेंगे तो सरकार आपातकाल जैसे प्रावधान लागू कर सकती है। यद्यपि उसके नाम पर जो कुछ हुआ हम उससे कभी भी इत्तेफाक नहीं रखते, आज भी उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन पिछले 9 सालों से और खास तौर से पिछले ये वाले 5 साल, यह घोषित आपातकाल का दौर है। इसमें केंद्र सरकार, मोदी सरकार और उनकी सरकार के तहत आने वाली सारी एजेंसीज, जो वैसे तो स्वायत्त शासी एजेंसीज हैं, उनके पास अपनी ऑटोनॉमी है, उन्हें सरकार के इशारे पर काम नहीं करना। सीबीआई है, ईडी है, सीईसी है, बहुत, भारत का निर्वाचन आयोग है। लेकिन ये सारी संस्थाएं सरकार की बगल बच्चा बनकर, अगर यूं कहा जाए कि एनडीए सरकार के सहयोगी दलों के रूप में ये काम कर रही हैं। और इसका प्रमाण है कि ईडी की कार्रवाई पिछले 9-10 सालों में 95% कार्रवाई विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ हुई है। और उसमें भी कितना उनका जो सक्सेस रेट है सजा दिलवाने का, वो कितना है आप देख लीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग है, वो सरकार के इशारे पर सरकार की गोद में बैठकर काम करता है। अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के खिलाफ जो आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें होती हैं उन पर कुछ आयोग कार्रवाई क्यों नहीं करता। इसके प्रमाण है कि जितनी शिकायतें अब तक मोदी के खिलाफ हुई हैं, कभी कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये अघोषित आपातकाल जैसा ही है, जिसमें चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री जेल जाता है। आजादी के बाद इतिहास में पहली बार है कि पद पर रहते हुए एक मुख्यमंत्री जेल में है, यानी हिरासत में, बाकायदा गिरफ्तारी है, हो सकता है जेल भी चले जाए। एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री जेल में है, वो भी थोड़ी सी उन्होंने समझदारी से काम ले लिया तो पद छोड़ दिया, उसके बाद गिरफ्तार हुए, इस्तीफा दे दिया था मुख्यमंत्री पद से, हेमंत सोरेन। कितने पत्रकार, कितने सोशल एक्टिविस्ट जेल में हैं जिनकी जमानतें नहीं हो रही हैं। वर्षों वर्षों जेल में रहने के बाद जो लोग छूट रहे हैं, प्रोफेसर साईं बाबा जैसे लोग, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट निर्दोष मान रहा है, लेकिन जिंदगी के अहम कई साल जेलों में बिताकर आ रहे हैं। ये आपातकाल नहीं तो क्या है दिनेश सर। और अंतिम उदाहरण, आपातकाल में सबसे ज्यादा अंकुश होता है अभिव्यक्ति की आजादी पर, प्रेस पर सेंसरशिप। उस आपातकाल में जो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत लगा था, उसमें भी प्रेस का गला घोंटा गया था, सेंसरशिप लगी थी। अखबार सरकार की बिना इजाजत के, बिना निगरानी के नहीं छपते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज एक तरफ तो पूरा मीडिया, मुख्य धारा का मीडिया वैसे ही सरकार की गोद में बैठा हुआ है,
उसके पास विपक्ष और जनता की आवाज उठाने के लिए समय नहीं है। बचा खुचा जो मीडियम है, जो माध्यम है, वो हम और आप जैसे लोग हैं। उस पर अंकुश लगाने के लिए भी सरकार आईटी एक्ट ले आई है। उसके अंतर्गत जो नियम बने हैं उसमें पीआईबी को फैक्ट चेक का अधिकार दे दिया गया है। हमारे दर्शकों के लिए एक साधारण सी जानकारी है, ताकि बहुत सारे लोग नहीं जानते पीआईबी क्या है, उसका काम क्या है। तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार का इसलिए है कि वो केंद्र सरकार, भारत सरकार की रीति नीति, योजनाएं, उपलब्धियां, प्रधानमंत्री की उपलब्धियां, प्रधानमंत्री के सारे क्रियाकलाप, मंत्रियों के क्रियाकलाप, उनका सकारात्मक प्रचार करे, ये पीआईबी की जिम्मेदारी है। लेकिन अब उसको आईटी एक्ट के अंतर्गत बने हुए नियमों में एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि पीआईबी की एक फैक्ट चेक यूनिट होगी, वो तय करेगी सोशल मीडिया पर क्या सही है और क्या गलत है। वो दिनेश के वोरा साहब के आज के इस प्रोग्राम की हेडलाइन, आज के थंबनेल को गलत कहकर वन नेशन वन डिक्टेटर आपको नोटिस देगी 2 घंटे बाद, जैसे ये लाइव होगा। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि इसको हटाइए, डिलीट कीजिए। जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये चला रहे हैं, यानी यूट्यूब पर, सरकार यूट्यूब को नोटिस देगी, उसको धमकाएगी कि इसको डिलीट कीजिए, हटाइए। और जितने माध्यम है इसके सर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और भी जो हैं, व्हाट्सएप, सब पर से इस तरह की किसी भी चीज को हटाने का अधिकार सरकार को मिल जाएगा, सरकार की इस एजेंसी को, पीआईबी को और उसकी फैक्ट चेक यूनिट को। इतना ही नहीं, बहुत स्पष्ट बता दूं अपने दर्शकों को, ये पाबंदी, ये अंकुश, ये सेंसरशिप सिर्फ पत्रकारों पर लागू नहीं होने जा रही है सर, कि जो न्यूज संबंधी पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं या यूट्यूब चैनल हैं, ये हर व्यक्ति पर लागू होगी। अगर आप कोई सटायरिस्ट हैं, आप कोई कॉमेडियन है, आप साधारण गृहिणी है, घर के भीतर किचन में कोई अपना फूड का चैनल चलाते हैं, वहां से बनाकर उसमें अगर आपने एक लाइन कोई सटायर कर दिया, कोई कटाक्ष कर दिया प्रधानमंत्री के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, तो ये यूनिट आपके उस वीडियो को भी हटा सकती है। जो किसी पकवान बनाने के वीडियो में आपने सरकार पर कोई कमेंट कर दिया है, कोई कॉमेडियन है, उसने अगर कोई सटायर किया है, कटाक्ष किया है, तो हटा सकती है। श्याम रंगीला है, कुणाल कामरा है, जो सुप्रीम कोर्ट गए, जिन्होंने फरियाद की है इस मामले में, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और कुणाल कामरा गए थे सुप्रीम कोर्ट ने। भगवान भला करे सुप्रीम कोर्ट का, उसने एक ही दिन में इस पर रोक लगा दी है। लेकिन सरकार की मंशा तो स्पष्ट है दिनेश सर, वो वन नेशन वन डिक्टेटर के लिए सबसे पहली जरूरत है अभिव्यक्ति की आजादी पर ताला डालना। अनुच्छेद 19(1)(a), उसमें हमें और आपको जो बोलने की, लिखने की, पढ़ने की आजादी मिली हुई है, उसको पूरी तरह खत्म करना। तो और क्या चाहिए डिक्टेटरशिप में, और क्या होता है? बिना ऐलान के ही भारत में डिक्टेटरशिप आ गई है। विपक्ष पूरी तरह से कैद है, संसद में आप सवाल नहीं उठा सकते, 150 सांसद निलंबित कर दिए जाते हैं। सड़क पर अगर आप यात्रा निकालेंगे तो रोक टोक होगी, आंदोलन करने के लिए दिल्ली जाएंगे तो खाइयां खोद दी जाएंगी, भाले गाड़ दिए जाएंगे सड़कों पर। और कौन सी आपातकाल की घोषणा की जरूरत है सर, और किस डिक्टेटर की पहचान करने की, शिनाख्त करने की जरूरत है? दिख तो रहा है खुली आंखों से, और अगर देश को नहीं दिख रहा है तो ये देश का दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का दुर्भाग्य है दिनेश सर। जी बिल्कुल आपने सही कहा सर। वो